स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। बात कर रहे हैं आज हम दिनांक 5 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स की। तो चर्चा होगी सभी महत्वपूर्ण खबरों पर जिनका संबंध राजस्थान, देश और विदेश से है। आप जितने भी आरपीएससी एग्जाम्स हैं उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ आरएसएम एसएसबी के एग्ज़ाम भी जो हैं उनके लिए भी ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग सभी प्रकार की खबरें जो है उनको हम कवर करते हैं। इसके साथ साथ आरएस को फोकस करके मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से वो टॉपिक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ जो आपको बेनिफिशियल होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आज का जो है वो इस महीने का 13वां प्रश्न है। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन। दोस्तों हाल ही में इनका नाम चर्चित रहा क्योंकि इन्हें जो है एक देश के नवीनतम मंत्रिमंडल में मंत्री का पद दिया गया है और वो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। हाल ही में मैंने आपको बताया भी था कि न्यूजीलैंड में जेसिका अर्डन ने चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया और जेसिका अर्डन ने ही अपने मंत्रिमंडल में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को जगह दी है। तो ऐसा पहली बार है, ये पहली मंत्री हैं जो न्यूजीलैंड में है और भारतीय मूल की हैं, अर्थात भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति को पहली बार न्यूजीलैंड में मंत्री बनने का मौका मिला है। जेसिका अर्डन ने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्री शामिल किए। इससे पहले वो पिछले जो पूरा का पूरा उनका जो साल था उसमें भी वे जो है प्रधानमंत्री थी। उस समय कोई भारतीय नहीं था, लेकिन अब जो नया मंत्रिमंडल उनका बना है चुनाव जीतने के बाद उसमें उन्होंने इन्हें सम्मिलित किया है। प्रियंका का जन्म चेन्नई में हुआ था, लेकिन उनका परिवार केरल के परावूर से है। प्रियंका ने सिंगापुर से अपनी पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए वो न्यूजीलैंड चली गई थी। न्यूजीलैंड में उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनको काफ़ी चुनौतियाँ थी। इसके अलावा उन्होंने, जैसे वे महिलाएं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित थी या फिर ऐसे प्रवासी मजदूर जिनका शोषण किया जा रहा था, उनके अधिकारों के लिए काम किया और धीरे धीरे राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और अब जो है वे वहां पर मंत्री जैसे पद पर पहुंच गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर सरकार के द्वारा लगातार कार्य किए जाते हैं और इसी क्रम में चावल जो कि एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है उसे पोषण युक्त बनाने और इस चावल को सभी वांछित वर्गों तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात जो पीडीएस पद्धति है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके जरिए वितरण करने के लिए एक नई सेंट्रली जो है सेक्टर्ड पायलट परियोजना जो है उसकी शुरुआत की गई है। तो केंद्र प्रायोजित, ठीक है, केंद्र प्रायोजित है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, सॉरी सेक्टर नहीं होगा, स्पॉन्सर्ड है। तो केंद्र प्रायोजित पायलट परियोजना जो है उसको शुरू किया गया है सभी 15 राज्यों में। तो 15 राज्यों में जो है ये चावल को पोषण युक्त बनाने और इसके साथ साथ इसके वितरण की एक योजना शुरू की गई है। तो ये दरअसल हमारी जो खाद्य सुरक्षा मिशन है उसी को आगे बढ़ाते हुए देश में पोषण सुरक्षा को व्यावहारिक रूप देने के लिए जो है सार्वजनिक वितरण विभाग जो हमारा है उसके साथ मिलकर किया जाने वाला एक योजना है। ये पायलट योजना 2019-20 से जो शुरू हो रहा है उस साल से लेकर 3 साल के लिए मंजूर की गई है। पायलट परियोजना के अंतर्गत 15 राज्य सरकारों ने अपने अपने जिलों की प्रति राज्य एक जिला पहचान की है, अर्थात हर राज्य से एक जिले को पायलट योजना के अंतर्गत चुना गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में पहले ही इस चावल का वितरण शुरू हो चुका है। भारतीय खाद्य निगम जो कि हमारे यहाँ पर जितना भी खाद्यान्न है उनके स्टॉक और उनको परचेज करने आदि कार्यों के लिए जिम्मेदार है। वह यह योजना 2021-22 के लिए जो हमारी आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, अर्थात जो समन्वित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम है और इसके साथ जो मिड डे मील कार्यक्रम है इसके तहत जो है इस योजना को लागू करेगा और कोशिश की जाएगी कि हमारे जो नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, ऐसे जिले जो कई मायनों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना के मामले में अन्य राज्यों से पिछड़े हुए हैं और जिनको रैंकिंग के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, प्रतिस्पर्धात्मक माहौल दिया जा रहा है, वहां पर इस चावल का वितरण करने पर जोर दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान में डीजीपी बनाए गए मोहनलाल लाठर है ये, ठीक है, मोहनलाल लाठर जो हैं वो पूर्व में किस पद पर थे आपको ये बताना है और आंसर होगा इसका डीजी क्राइम, अर्थात डीजीपी बनाने से पहले उन्होंने डीजी क्राइम के रूप में काम किया। तो इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी राजस्थान सरकार ने
लाठर को डीजीपी बनाए जाने का आदेश कल जारी किया। लाठर के पास डीजीपी भूपेंद्र यादव के सेवानिवृत्त होने के बाद से ही अतिरिक्त कार्यभार भी था। तो अब वे परमानेंट डीजीपी बन गए हैं। ठीक है, तो ये 4 नवंबर से उनकी पोस्टिंग हो गई है। इससे पहले वो लाठर जो है क्राइम के डीजी थे और 1987 बैच के वो आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने सिरोही, दौसा, धौलपुर, कोटा ग्रामीण और उदयपुर में पुलिस अधीक्षक का काम किया है। इसके अलावा जयपुर रेंज के आईजी की कमान भी संभाली है। 18 जनवरी 1997 को उनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिया गया था। हाल ही में जब डूंगरपुर में उपद्रव हुए तब भी उन्हें वहां भेजा गया था। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह की बात करें तो उनके वीआरएस के आवेदन को स्वीकार किया गया और इसके बाद में इन्हें जो है लगाया गया। वहीं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राठौड़ को 14 अक्टूबर 2020 को सेवानिवृत्त करके राजस्थान लोकसभा का अध्यक्ष पद दिया गया है। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। हाल ही में जो है ओडिशा के चांदीपुर रेंज से एक और पिनाका MK1 रॉकेट के एडवांस वर्जन, जो उन्नत वर्जन है, उस उन्नत वर्जन का टेस्ट किया गया। 1 मिनट में कुल कितने रॉकेट दाग सकता है ये? 12। तो 12 रॉकेट दागने की क्षमता इसकी है 45 किलोमीटर की दूरी तक। तो 45 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ 1 मिनट में ये सिस्टम हमारे 12 रॉकेट्स लॉन्च करके दुश्मन को तबाह कर सकता है। तो पिनाका MK1 रॉकेट की टेस्टिंग सफल हुई और एक साथ 6 रॉकेट इन्होंने 45 किलोमीटर की दूरी तक दागे। प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिशमेंट से इसकी टेस्टिंग की गई। पुणे की ये जो है एक संस्थान है और एक अधिकारी के मुताबिक सभी रॉकेट को टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज इंस्ट्रूमेंट से ट्रैक किया गया। तो अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम के साथ में सटीक निशाना लगाने में ये रॉकेट माहिर है। पहले पिनाका में रॉकेट के लिए कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं था, अर्थात एक बार लॉन्च करने के बाद ये उसी निशाने पर जाती है, लेकिन अब गाइडेंस सिस्टम होने की वजह से इसे बेहतरीन तरीके से निशाने तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब ये रॉकेट किसी भी दिशा में जा सकता है और इसको आप ग्राउंड से गाइड भी कर सकते हैं। इस नए वर्जन के लिए हैदराबाद रिसर्च सेंटर इमारत ने किट बनाया था और इसको और अधिक बेहतर किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ प्रश्न है और बेहतरीन कंसेप्ट भी आपका क्लियर करेगा। 21 दिसंबर 2020 अर्थात आने वाले महीने में निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों का युग्म हेलियोसेंट्रिक कंजक्शन यानी सूर्य केंद्रित संयोग की अवस्था में होगा? ये शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे। आपने वैसे इस शब्द को कई बार जब हमारे मार्स मिशन या इस तरह के कोई मिशन जो लॉन्च किए जाते हैं तब सुना होगा हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट के बारे में। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं सूर्य तुल्य जो ऑर्बिट होता है उसके रूप में हम बात करते हैं। तो बृहस्पति और शनि ये दोनों सूर्य केंद्रित संयोग का प्रदर्शन करेंगे 21 दिसंबर 2020 को। दरअसल हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कॉपरनिकस द्वारा दी गई अवधारणा है, जिसके अनुसार पहले जहां पृथ्वी जो है उसको पूरे यूनिवर्स के सेंटर में माना जाता था, लेकिन बाद में पृथ्वी को सूर्य द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया और कहा गया कि सूर्य जो है ये पृथ्वी जो है सब पूरे विश्व के केंद्र में है, पूरे ब्रह्मांड के में, अर्थात हमारी आकाशगंगा में। तो 21 दिसंबर को आपको बृहस्पति और शनि बहुत नज़दीक दिखेंगे। होगा क्या इसमें, सूर्य जो है, सूर्य और ये दोनों ग्रह जो है एक ही दिशा में आपको दिखाई देंगे, एक लाइन में एक ही डिग्री देशांतर पर ये होंगे। हालांकि ये पृथ्वी की सीध में नहीं होंगे, पृथ्वी कहीं और अलग अक्ष पर होगी और वहां से ये दोनों बिल्कुल नज़दीक आपको दिखेंगी। तो हेलियोसेंट्रिक कंजक्शन का मतलब है जब कभी सूर्य के ही उस एक ही देशांतर पर एक साथ कोई पिंड जब आ जाते हैं, 3 पिंड जब आ जाते हैं, तो वो एक हेलियोसेंट्रिक कंजक्शन वाली स्थिति होती है। इस घटना को हेलियोसेंट्रिक कंजक्शन कहा गया है। बृहस्पति और शनि अपनी अपनी कक्षाओं के साथ एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां उनका लगभग एक ही देशांतर होगा और वो दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ और सूर्य के साथ पंक्तिबद्ध से दिखाई देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दोस्तों, एक पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर सुशांत कार को। क्या नाम है इसका? प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया है उन्हें कालाजार नामक बीमारी पर शोध करने के लिए। कालाजार एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ हम देखते हैं कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ अलग अलग प्रकार से रोग होते हैं। तो प्रोटोजोआ जनित रोग है और इसे लिशमेनिया डोनोवानी भी कहा जाता है। तो लिशमेनिया डोनोवानी का जो रोगजनक है उसकी रोग जनन क्षमता और उसके अस्तित्व की जो
रणनीति है भाई वो कैसे बना रहता है, उस पर शोध इन्होंने किया और इसीलिए इनको सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट, जो कि इंडिया में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है, उसके द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया है पुरस्कार को। और ये डॉक्टर सुशांत कार को दिया गया, जो CSIR CDRI लखनऊ में जो है अभी वर्तमान में प्रोफेसर है मॉलिकुलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी विभाग में। तो इन्हें प्रोफेसर A N भादुड़ी मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड दिया गया। अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो द सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट, ये जो सोसाइटी है इसकी स्थापना 1930 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में की गई थी। और ये जो पुरस्कार है ये प्रत्येक 2 वर्षों में दिया जाता है। पुरस्कार उसी को दिया जाएगा जिसकी आयु 50 वर्ष से कम है, और पुरस्कार जैविक रसायन विज्ञान और संबंध विज्ञान के लिए दिया जाता है। लिशमेनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोन परजीवी है जो मैक्रोफेज कोशिकाओं को संक्रमित करता है और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, और इससे बीमारी होती है लिशमेनियोसिस, जिसे हम कालाजार बोलते हैं। तो जो हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, जिसमें आपके डेंड्राइटिक कोशिकाएं और टी कोशिकाएं सम्मिलित है, उनके साथ में क्या व्यवहार लिशमेनिया से वो करती हैं, इस चीज को देखा जा रहा है। इसके लिए उन्होंने अध्ययन किया है ताकि इस रोग का इलाज किया जा सके और इससे दवाएं बनाई जा सके। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये करंट अफेयर्स आज समाप्त होते हैं। इनके PDF आप प्राप्त कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, और इसके साथ साथ हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम RS जंक्शन है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।